नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे एडवोकेट रविंद्र शर्मा, जो चीफ स्पोक्स पर्सन है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है और फॉर्मर एमएलसी है। रविंद्र जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। वेल, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक रोमांचक मैच के आखिरी ओवर चल रहे हैं और हर एक सियासी जमात अपने अपने तुर्क के इक्के इस्तेमाल कर रही है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उन्होंने श्वेत पत्र जारी किया और आपने ब्लैक पेपर जारी किया। दोनों के अपने अपने तर्क थे और उन्होंने बताया था कि इस 10 सालों को उन्होंने कहा कि ये जो है खराब साल रहे हैं या अन्याय काल रहा है। और जो श्वेत पत्र जारी हुआ है, उन्होंने कहा कि पिछली सरकार 2014 से पहले की यूपी सरकार ने अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खस्ता हाल में ला दिया था। लेकिन एक बड़ी बात जो आई है वो ये है कि पीवी नरसिम्हा राव समेत 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। ये तुर्क का इक्का भारतीय जनता पार्टी ने जो फेंका है, इससे इंडी अलायंस या फिर कांग्रेस को, खासतौर पर कांग्रेस को क्या नुकसान होगा? पहले आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। देखिए, बात यह है कि उनके आंकड़े के दावा जो है कि उन्होंने कहा कि 5.8% जीडीपी ग्रोथ हुआ है जी। हालांकि उनके सुब्रमण्यम स्वामी उनके फार्मूले से सहमत नहीं। वो कहते हैं अगर ओरिजिनल फार्मूला लगाया जाए जो 4% से ज़्यादा नहीं है जी। लेकिन जो तरीकाकार बदल के इन्होंने 5.8% पहुँचाया है। लेकिन 6.9% मनमोहन सिंह जी के 10 साल में एवरेज ग्रोथ रहा। इसी से पता लग जाता है कि किसकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी। जी। आपको याद होगा कि थोड़ा पीछे चले, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह जी को उन्होंने वित्त मंत्री बनाया। और उस वक्त चंद्रशेखर जी की गवर्नमेंट जो थी, उनको उधार लेने के लिए 15 दिन का उधार लिया था, सोना गिरवी रखना पड़ा। और फिर हमारी जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की मनमोहन सिंह की पॉलिसी थी, देश जो है आज अगर उसका बेनिफिट ले रहा है। आज हमारी आर्थिक स्थिति ये जितनी भी इन्होंने बिगाड़ी, लेकिन उसके बावजूद अगर किसी पटरी पर चल रही है तो ये सारी वही इकोनॉमिक पॉलिसी थी जो कांग्रेस ने और मनमोहन सिंह जी ने जो है वो विंडोज़ खोली और हम कोऑपरेशन से आगे बढ़े। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जिसको एरा कहा गया वर्ल्ड में जी। और दुनिया उनकी तारीफ करती है, लेकिन मोदी जी कहते हैं रेन कोट लगा के नहाते हैं। तो ऐसे शब्द जो है वो किसी प्रधानमंत्री के लिए मुझे नहीं लगा सदन में कहा गया होगा, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति को दुनिया मानती है। ओबामा ने कहा था, बाराक ओबामा ने, कि जब मनमोहन सिंह जी बोलते हैं तो विश्व सुनता है जी। और एक वक्त आएगा मनमोहन सिंह जी को भी भारत रत्न देना पड़ेगा इनको। मुझे लगता है कि हकदार वो थे और हैं, लेकिन ये विरोधियों को बर्दाश्त नहीं करते। और दूसरी बात यह है कि 2 करोड़ का वादा किया था नौकरियों में। आज उस वक्त 2012 में 1 करोड़ बेरोजगार थे, आज 4 करोड़ 20 लाख के करीब बताए जाते हैं। हर 1 घंटे में 2 अनएम्प्लॉयड आत्महत्या करते हैं। हर 1 घंटे में 1 किसान आत्महत्या करता है। स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनकी रिपोर्ट को लागू नहीं किया जो एमएसपी की रिपोर्ट है, जिसके 700 किसान शहीद हुआ। तो इनकी निगाहें कहीं पे, निशाना कहीं पे, लेकिन यह है कि वो हकदार थे। सबकी अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन है। नरसिम्हा राव जी कंट्रीब्यूशन है, स्वामीनाथन जी की है, चौधरी चरण सिंह जी की भी है, लेकिन वो इसलिए है कि क्योंकि जयंत चौधरी को खुश करना है, कर्पूरी ठाकुर जी को दे करके आप नीतीश कुमार जी को लाना चाहते थे। इस निशाने से कभी भारत रत्न नहीं बांटेगी। भारत रत्न जो है वो कंट्रीब्यूशन सबकी रही है और मुझे विश्वास है मोदी जी खुद अपने आप को भारत रत्न दे के जाएंगे। ये परंपरा आपके दौर में वो चलती ठीक है, ये आपके दौर में चलती है। देखिए, बात यह है कि आज अगर चंद्रायन में पहुंचे, आज अगर साइंटिफिक विजन, तो नेहरू जी ने वो शुरुआत की। सारे इंस्टीट्यूशंस, IIM, IIT, वो जो जितनी भी आपकी संस्थाएं हैं साइंटिफिक, आप चंद्रायन का उनका गुणगान करते हैं, वो साइंसदानों की कंट्रीब्यूशन है। लेकिन उसकी संस्थाओं को बनाया किसने? और ये डॉक्टर होमी और ये सारे नाम जो हम पढ़ते आए, सुनते आए, तो वो आप देखिए कि उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही। आज़ादी में 10 साल जेलों में रहे, तो वो कम नहीं। वो सारे ख़ानदान ने देश के लिए कुर्बानी दे दी। ये तो कांटा चुभे तो रोते हैं, लेकिन यह है कि ये तो है, बहुत मुश्किल होता है। तो आर्थिक स्थिति पे आज देश बड़ी संकट में है, और ये जो मर्जी कहें, लेकिन यह है कि नीचे ग्राउंड पे दिखना चाहिए। 38%
कच्चे तेल की कीमत जो है वो गिरी है, हिंदुस्तान कम टाइम्स हुई है, जी। कम हुई है पिछले जी। 2 साल से। लेकिन इन्होंने एक पैसा भी कम नहीं किया पेट्रोल और डीजल। जो प्रधानमंत्री ये कहते थे, झूठे वो हैं जो हमें, कि 35 पे 36 पे होना चाहिए। 69,000 करोड़ रुपया ऑयल कंपनीज ने 9 महीने में फ़ायदा लिया है विनोद जी, पेट्रोल और डीजल और गैस से। 414 रुपये गैस हमने छोड़ी थी, आज 200 रुपये सस्ता करके भी 900 से ऊपर है। पेट्रोल और डीजल 90 और 95 रुपये के बीच में है, जो कि 38% सस्ता होना चाहिए था। अगर कोई चीज़ सस्ती हुई, आज भी तो कमाई करके बेचते हैं आगे ऑयल कंपनी, उस वक्त भी तो कमाई करके बेचती थी। लेकिन उसके बावजूद वो जब कम होता था, वो लोगों को, कंज्यूमर को, आम आदमी को बेनिफिट दिया जाता है, परकुलेट डाउन होता था। जी। ये वो कमाई कंपनियों दे देते हैं, पूंजीपतियों की सरकार है। 14,56,000 करोड़ रुपया 2014 के बाद बैंकों का पैसा जो है वो माफ़ किया गया, बड़े बड़े पूंजीपति और उनके कर्ज। किसान क्रेडिट कार्ड 50,000 रुपया अगर किसान नहीं देता, उसको आत्महत्या करनी पड़ती है, वो क्यों नहीं माफ़ होता? 10,60,000 करोड़ पूंजीपतियों का जो है 5 साल में माफ़ हुआ। एक जितने वाइट पेपर, हालांकि सरकार अपनी सरकार का वाइट पेपर इशू करती है। ये पहली बार है कि एक सरकार 10 साल से सत्ता में है और आप पिछली सरकारों को वाइट पेपर इशू करते हो। विनोद जी, आप इतने साल से इस चैनल में हैं, तो आप अपनी उपलब्धि बताएंगे जब पिछलों की विफलता बताएंगे जी। और विफलता होती तो देश यहाँ ना होता। आपने नोटबंदी से देश को तबाह किया, आपने गलत जीएसटी तरीके से लगाया। आज कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हमको 100 रुपया हम जो टैक्स देते हैं उससे 12 से 13 रुपये हमको वापस दे रहे हैं। उन्होंने इसलिए प्रोटेस्ट किया। भाई वो टैक्स तो वहीं से आता और फैसला ये था कि जीएसटी का वो पैसा उनको जाएगा। वो उसने आंकड़े बताए हैं कि हमसे 100 रुपया लेकर के 12 रुपये 13 रुपये दे रहे हैं, क्योंकि वो ओपोजिशन की स्टेट है जी। फेडरल स्ट्रक्चर और देश की यूनियन ऑफ स्टेट से कैसे चलेगा? 2,05,000 करोड़ रुपया कर्ज हो गया, जो 70 साल में इतने प्रधानमंत्री, इतनी सरकारें रही, उन्होंने 55,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया था वर्ल्ड बैंक और सबसे। मोदी जी के काल में जो है वो 1.5 लाख करोड़ रुपया कर्ज लिया है। हर भारतीय पर इतना कर्ज है और पिछले 5 साल में 1,15,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया है मोदी जी ने, और वर्ल्ड बैंक ने हमको वार्निंग दी है और आप दुनिया को दिखा रहे हैं। आप 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देते हैं, अगर वो बंद कर दे तो मेरे ख्याल से जो ये आंकड़े बता रहे हैं वो सारे लोग गरीबी रेखा के नीचे हो जाए। 27 करोड़ लोग मनमोहन सिंह की सरकार ने गरीबी रेखा से ऊपर उठाए थे, जो 23 करोड़ वापस चले गए थे। अब 80 करोड़ लोगों को जो राशन दे रहे हैं उसके पैमाने पे अपना क्राइटेरिया फुलफिल करके कहता गरीबी रेखा से ऊपर हो गए। लेकिन रविंद्र जी, आप अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाते हैं, ठीक है, आप वकील भी हैं, सहाफी भी हैं, और एक मैं सिंपली मैंने सवाल पूछा कोई चीज गलत हो नहीं, पीवी नरसिम्हा राव का सवाल पूछा था मैंने आपको, वो आपने और आपने इतने प्यार से कहा कि मनमोहन सिंह को भी भारत रत्न ये देंगे। और आप सोचिए, पीवी नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को उठा करके वित्त मंत्री बनाया, और जो उस दौरान उन्होंने जो रिफॉर्म्स लाए वो आज तक आप खुद क्लेम कर रहे हैं, आज तक सरकार 1971 से डॉक्टर मनमोहन सिंह इकोनॉमिक एडवाइजर वो थे, ये नहीं है बात। और उस वक्त जो फैसले होते कलेक्टिव होते थे, उससे पहले भी रिजर्व बैंक के गवर्नर किसने बनाया था? इस आदमी की पहचान किसने की? मोस्ट ऑनेस्ट, ईमानदार आदमी, और जिनको कि आपने कोर्ट गेट में घसीटा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल इनके खिलाफ कोई चार्ज ही नहीं बनता, डिस्चार्ज कर दिया। आपने मनमोहन सिंह जी को नहीं छोड़ा जी, ठीक है। हकदार तो वही थे। जब आप रेडियो की तरह भारत रत्न बांटना चाहते हैं कि किसी पार्टी को तोड़ना है, दीजिए। चौधरी चरण सिंह जी अपनी कंट्रीब्यूशन है, सबको सम्मान है, लेकिन टार्क निगाहें कहाँ हैं? और ये समझौते सियासी तरीके से भारत रत्न दिए जाते हैं, और आपने दिया क्योंकि जयंत चौधरी को लाना था। ये साफ पता लगता है, मैं बोलूँ या ना बोलूँ, लेकिन चौधरी चरण सिंह जी का किसानों के लिए कंट्रीब्यूशन है। स्वामीनाथन जी का कंट्रीब्यूशन है हरित क्रांति में, लेकिन उनकी रिकमेंडेशन को नहीं मानते, तो आप सम्मान कहाँ से कर रहे हैं? आप राजनीतिक तौर पे, क्योंकि किसान मर गए, किसान खराब है, एमएसपी को लागू करिए, जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है। लेकिन रविंद्र जी, आपने कहा कि रेवड़ियों की तरफ बांट रहे, मतलब ये बिना सोचे समझे दिए जा रहे हैं? नहीं, सोच समझ के दिया जा रहा है। सोच समझ के दिया जा रहा है, लेकिन सोच के नहीं करते, सोच और समझ के ही डिजर्व करते थे। मगर मैं कहता हूं कि मनमोहन सिंह जी डिजर्व नहीं करते। फिर
जी। अगर आप कहते हैं ठीक है, मैं कहता हूं कि फिर वो पैनल बनाइए ना, उन तमाम लोगों को दीजिए। हम वेलकम करते हैं इनका। नरसिम्हा राव जी हमारे प्रधानमंत्री थे, इनका अपने पास कुछ नहीं है। सरदार पटेल जी हमारे थे, उसका गुणगान करते हैं नेहरू जी को गाली निकालने के लिए, लेकिन नेहरू जी के लिए जो सरदार पटेल के आजकल शब्द तो और बी आर अम्बेडकर को भी इन्होंने पैटर्न बना लिया अपना। नहीं, बी आर अम्बेडकर का पैटर्न का ये उनकी नीति के खिलाफ है, उनके संविधान को कमजोर कर रहे हैं। और बी आर अम्बेडकर जो है, उनको चेयरमैन अम्बेडकर जी ने लिखा था, जो सोनिया गांधी ने पढ़ के सुनाया था मोदी जी को। उन्होंने लिखा कि मेरी अगर इसका कोई क्रेडिट ले सकता है, कांग्रेस ले सकती है। और उन्होंने खुद लिखा हुआ है कि आई वॉज सरप्राइज कि जब मुझे मेंबर बनाया गया, और आई वॉज मोर सरप्राइज जब मुझे चेयरमैन बनाया गया ड्राफ्टिंग कमेटी का, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी का। वो किसने बनाया था? आज मोदी जी के बगैर अगर पत्ता नहीं हिलता, तो नेहरू जी के बगैर पत्ता हिलता था? ये तो बात नेहरू जी की सोच थी कि डॉक्टर अम्बेडकर काबिल हैं, ऐसी कौम से हैं, वो जस्टिस कर सकते हैं, और उनके साथ सारे लोग शामिल रहे। उस वक्त तो विपक्ष, पहला लॉ मिनिस्टर किसको बनाया? भारत रत्न से बात नहीं है। सवाल यह है कि एक आदमी को उठा करके सीधा, वो विपक्ष के थे जी, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर। ये दयादिली कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हेल्थ मिनिस्टर थे। आज आप विपक्ष के नाम भी प्लेटों से कहां से उतारोगे? नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, क्योंकि उनके इतनी जगह नाम उपलब्धियां लिखी हैं। लेकिन आप तो, और वही नेहरू थे जिन्होंने कहा कि वाजपेयी जी को आप एक दिन प्रधानमंत्री होंगे। ये ख्वाहिश से खुश से उन्होंने कहा कि आप काबिलियत, और बने। हम बड़े सम्मान से वाजपेयी जी की कई नीतियों से हम डिफर करते हैं। लेकिन रविंदर जी, जो चिट्ठी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पढ़ी, जिसमें पंडित नेहरू का जिक्र था, पंडित नेहरू द्वारा लिखी हुई चिट्ठी थी, उसका अनुवाद उन्होंने पढ़ा कि वो आरक्षण के खिलाफ थे। और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि ओबीसी, एससी, एसटी और आदिवासियों के खिलाफ कांग्रेस की नीतियां रही हैं। देखिए, आरक्षण किसने किया जी? आरक्षण कितने साल के लिए हुआ? 10 साल के लिए। हम 75 साल के बाद उसको बढ़ाते जा रहे हैं ना। आरक्षण, सारा देश ही आरक्षण हो जाएगा। नेहरू जी ने एक विजन दिया था कि आरक्षण कुछ अरसे के लिए लोगों को उठाने के लिए, शोषित वर्ग, गरीब वर्ग, उन लोगों को, वो तो उन्होंने ही फैसला किया था कि आरक्षण करिए, ताकि ये लोग एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, सोशली अपलिफ्टमेंट हो। उसके साथ कांग्रेस रही ना लगातार 77 तक, 75 तक, और 77 तक कांग्रेस रही, तो हर बार वो 10 साल बढ़ता रहा। नेहरू जी ने एक विजन दिया था कि भाई कब तक, आहिस्ता आहिस्ता हमको लोगों को तैयार करना है। और आप आज सबको आरक्षण हो गया। आज जिस तरह से कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही। मैं उस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जो लोग आगे बढ़ गए वही बढ़ रहे हैं। होना तो ये था, जो गरीब लोग हैं, किसी भी कौम में हो, किसी भी कम्युनिटी में हो, उनको बढ़ाया जाए। उन्होंने एक विजन दिया जिसको एक्सप्लॉइट करते हैं। लेकिन आरक्षण किसने दिया? जी, मैंने यही कहा कि अम्बेडकर जी को बनाने का मकसद एक ये भी था कि वो दलित समाज से थे, काबिल थे, बहुत बेहतरीन जूरिस्ट थे। साथ में उनको लॉ मिनिस्टर बनाया फर्स्ट, तो उनका विजन गलत था, इनका विजन सही है जी। इन्होंने तो कई प्रयास किए, लेकिन अब देखा कि ऐसा चलेगा नहीं जी। ये तो सिर्फ धर्म के राजनीति में करना चाहते कि वो कास्ट का या उनका रिजर्वेशन भी दूर की जाए। दलित लोगों से पूछिए जाकर के क्या महसूस करते हैं, ये इनके कहने से नहीं है। लेकिन नेहरू जी ने इस देश को बहुत कुछ दिया, और आरक्षण के वो खिलाफ नहीं थे। वो चाहते थे देश आगे बढ़े, और एक टाइम कंपटीशन और मेरिट भी हो, लेकिन उनको सुविधाएं दी जाएं कि वो पढ़ सकें, हमारे बराबर, सबके बराबर खड़े हो सकें, और उसके बाद फिर कंपटीशन हो। जी। तो इसलिए आज उसको 70 साल बाद उस चीज़ को आप एक्सप्लॉइट करना चाहते हो। जी। ये तो मैं समझता हूँ। लेकिन आपकी सारी बातों के लब्बो लभाब से यही नजर आता है कि आप भी नेहरू और गांधी परिवार की बात करते हैं, ना संगठन की बात करते हैं, ना पार्टी कार्यकर्ता की बात है। 24 दिसंबर 2004 का वो दिन याद है जब उनका पार्थिव शरीर नरसिम्हा राव का पार्टी कार्यालय में नहीं जाने दिया गया था। देखिए, उस कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कांग्रेस ने उनको देश का प्रधानमंत्री बनाया, इनकी कोई योगदान नहीं। सोनिया गांधी ऑफिस के कार्यालय के अंदर बैठी थी। नहीं, वो बात मीडिया में एक्सप्लॉइट की जाती है। जी। मैं कहता हूँ, इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का गृह मंत्री थे वो कांग्रेस में, इस देश के वित्त मंत्री थे, फॉरेन मिनिस्टर थे। नरसिम्हा राव जी को सारी उम्र कांग्रेस ने हमेशा सम्मान दिया, और प्रधानमंत्री भी हमने बनाया, और वो भारत रत्न के हकदार थे। अगर उनको दिया गया, उसका स्वागत करते हैं। हर जरूरी नहीं है कि आप 10-10 भारत रत्न दें, ये उनको भी मिलता। वक्त के ये नहीं है कि जीवन काल में ही सबको मिल जाए,
लेकिन यह है कि मरणोपरांत भी लोगों को मिलते रहे। मगर आप इसको सियासी तौर पे इस्तेमाल करना चाहें, उनके आदर्श कौन थे? उनके आदर्श भी नेहरू, इंदिरा गांधी थे, जिनके वो सेवक थे। वो तो कभी आरएसएस बीजेपी में नहीं की। आप आज जो मर्जी कहें, आज सरदार पटेल को उनके बारे में जानते हैं, जिस सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन किया और उन्होंने कहा कि आत्मा निकल गई इस देश से, महात्मा गांधी की हत्या के बाद। तो बाद में इन्होंने कहा कि नहीं ना, हम सोशल संस्था रहेंगे, हम सियासी नहीं रहेंगे, एफिडेविट दे करके। और इन्होंने कहा, नेहरू जी ने उनको शामिल किया परेड में कि ठीक है, अगर आप ये अच्छा काम करेंगे, ये काम नहीं करेंगे तो आप देश की जो हमारी आज़ादी की परेड होती है, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, उसमें कहा कि शामिल हो जाइए। लेकिन आजकल वो जो कर रहे हैं वो बीजेपी तो नजर नहीं आती, आरएसएस या फिर उनको सियासी पार्टी के तौर पे आ जाना चाहिए। वही है, अब तो वो कहते हैं कि तय हम करते हैं, बीजेपी एक पॉलिटिकल विंग है। तो इसलिए फिर मतभेद तो होंगे कि उनको अगर कोई अच्छा काम होता है तो उसकी तारीफ ही होगी, जो बुरा काम तो सरकार करती है, जो बीजेपी करती है, इसलिए आरएसएस का नाम आ जाता है। तो जब तक वो अपना काम करते थे तो किसी ने उनको कहा। इसलिए आप नेहरू को गलत कहो तो पटेल को ठीक कहो, तो ये गलत बात है ना कि पटेल साहब ने बैन किया, नेहरू जी ने उनको अलो किया कि ठीक है आप आइए परेड में। उस वक्त तो पटेल जी गुजर चुके थे, सरदार पटेल जी का देहांत हो चुका था जी। लेकिन आपने उनके खिलाफ उनके दादा परदादा का नाम भी जो है वो सोशल मीडिया पे, ये सरकार क्यों नहीं रोकती कि उनके परदादे का नाम भी कोई मुसलमान बना देते हैं कि जनाब ये थे। तो इस तरह का दुष्प्रचार इस देश में जी नहीं देखा हमने। रविंद्र जी, ब्लैक पेपर लाने की क्या जरूरत थी? आप तजवीज भरा एक सुझाव ला सकते थे कि ये आपकी गलती है, इसको दुरुस्त किया जाएगा, यानी पॉजिटिव वे में आप कहीं ना कहीं अपोजिशन। नेगेटिव है, अपोजिशन का काम है खामियां और कमियां गिनाना। आपने कहा था 2 करोड़ नौकरियां जी, आपने 15 लाख मतलब 15 लाख रुपया लाने थे। आज ब्लैक मनी का कभी जिक्र करते हैं प्रधानमंत्री जी? उस वक्त हर सभा में कहते थे 15-15 लाख आ जाएगा। हर गरीब ने सोचा जिसकी कुली नहीं थी। इसी तरह से उन्होंने कहा काला धन आएगा, सफ़ेद धन लूट करके यहाँ से विजय माल्या जैसे लोग, ललित मोदी जैसे लोग, नीरव चौकसी जैसे लोग 10 साल से विदेशों में बैठे, वो घुस के कोई समुद्री जहाज से नहीं कि उधर भी सिक्योरिटी होती है, हवाई जहाज से आराम से गए। ये 10 साल में वापस नहीं ला सके, ना पैसा ला सके, ना उनकी रोज़ किसी दिन खबर निकाल देते। आप जो बैंकों का पैसा लूट के आपने रिजर्व बैंक को मजबूर किया कि रिजर्व बैंक का मतलब ही रिजर्व पैसा है, आपने उसका पैसा निकाल के भी इस्तेमाल किया। आपके 2 गवर्नर जो है उन्होंने रिजाइन किया, जो आपने बनाए थे उन्होंने रिजाइन किया। और जो डाटा देते हैं सही, उसके कमीशन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है, उनके चेयरमैन और मेंबर रिजाइन करते हैं क्योंकि आप दबाव डालते हो। आप हर संस्था पर दबाव डालते हो जिनका काम है कि आपको आंकलन करने का काम दिया गया है। अब CAG को अगर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को आप इस्तेमाल करो तो विनोद राय जी को हमने बिठाया कि कुछ काम ही नहीं करना देते, उसको इस्तीफा दिलाते। उसने हमारे खिलाफ ठीक है, कोर्ट भी इसलिए होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन जो हैं वो कोर्ट की तरह इंडिपेंडेंट हैं कि वो सरकार का बताते हैं, चाहे उसमें CAG है जो यहाँ लेखा जोखा देखते हैं कि यहाँ क्या गलती है। इसी तरह से जो नेशनल डाटा कमीशन है उसका काम ये है। तो चीफ जस्टिस को बाहर निकाल देते हैं। आप कौन सी डेमोक्रेसी की बात करते हैं? मुख्य न्यायाधीश को आप सिलेक्शन पैनल से बाहर कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि 3 लोग होंगे। इससे बड़ी मिसाल कि आप हर बात पे शाह बानो हमको पूछते हो, लेकिन ये बात नहीं कहोगे कोई बीजेपी वालों को। वो ठीक है, एक समुदाय ने कहा कि अभी रुक जाओ, बाद में वो सारा इम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन वो बात मीडिया भी हमको पूछता है पूछिए, मगर ये भी पूछिए कि क्यों चीफ जस्टिस, वो तो किसी धर्म से नहीं है, वो उसको सरकार भी इंसाफ मांगने सुप्रीम कोर्ट जाती है। ये EVM के मामले में आपको क्या खतरा था? आज देश के सारे लोग कहते हैं कि सारी दुनिया में 16 देशों में बंद हो गए, और हम ये कहते हैं कि उसकी जो पर्ची है, आज सारी EVM के साथ एक पर्ची है, उस पर्ची को बक्से में डालो। इतने एक्सपर्ट्स बता चुके हैं कि इसमें धांधली हो सकती है, टीवी पे भी दिखाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील कर रहे हैं, लेकिन मीडिया में खबर नहीं आती, बड़े चैनलों में। आपको नहीं कह रहा, मगर कहीं बहुत बड़े चैनल जो है उस पर खबर हमको नहीं दिखती। ये मोबाइल ऑन करो तो कहीं पे पोर्टल में जाकर खबर आ जाती। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अन्ना हजारे की और रामदेव की और सारा दिन रात मीडिया पे चलता था। आज जो भी मूवमेंट है, सिविल सोसाइटी, सोशल मूवमेंट को, पॉलिटिकल मूवमेंट को, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट को क्रश करना चाहते हैं आप।
जी। कब तक चलेगा? इसलिए जब खड़गे जी कहते हैं कि खतरा है, खड़गे जी वो भी भी आजकल कुछ भी कह देते हैं। जब मोदी जी के लिए कोई भी पैमाना नहीं, तो खड़गे जी 55 साल का उनका तजर्बा है, और वो कह देते हैं मोदी, हम एजेंट अपने ऐसे रखेंगे, भौंकने वाले कुत्ते। उन्होंने कहा कि अंधभक्तों की तरह खामोश होकर के वो जैसे अंधभक्त भोगते हैं, इस तरह से आप भी हो जाओ। कुत्ता सब बुल्ला शाह ने कहा था, चट बुलिया कुत्ते मार के नहीं बाजी, जो आपने पढ़ा होगा, सुना है कि बुल्ले शाह फकीर थे। उन्होंने कहा कि कुत्ते का जो जहाँ था उत्ता, क्योंकि वफादारी में कहा, कुत्ता का मतलब ये नहीं है, वी नीड डेडिकेटेड ऑनेस्ट वो लोग जो कि लड़ सके जी। क्योंकि कांग्रेस के वर्कर को गाली गलौज और झूठ फैलाना सिखाया नहीं हमने, हमको भी नहीं आता, हम तो तथ्य की बात भी आपको करते हैं। लेकिन इतने पुराने होकर कोई शायद लेकिन यह है कि बीजेपी के पास अच्छे लोग हैं जो उस तरह से कर सकते हैं। अगर उन्होंने अपने वर्करों को कहा कि भाई, लेकिन आपके ब्लैक पेपर के मुताबिक 10 सालों में 3 सरकारें इन्होंने घिराई हैं, 411 विधायकों की खरीद फरोख्त की है। इसके दो पहलू हैं, इसके दो पहलू हैं। आपके विधायक आपके साथ नहीं है, या फिर क्या वजूहत है? सरकार के पीछे ईडी होती है, सीबीआई होती है, आईबी होती है, इनकम टैक्स होता है, और भी एसएचओ तो होता ही होता है, लेकिन यह है कि खामियां ना गलतियां होंगी तभी तो ईडी पकड़ेगी ना। देखिए, बात यह है कि कोई कारोबार करता है, उसको रोज इनकम टैक्स का हिसाब आप लेते रहेंगे जी, और लोग उसको पकड़ेंगे। आपके पास कितने हैं उनकी जांच तो करो। 95% इस वक्त जो ईडी भी जांच कर रही है वो विपक्ष के पास है। और जो महात्मा लोग आपने लिए अपनी पार्टी में, हेमंता विश्वास, आप अजीत पवार के लिए कहते थे, एक दिन पहले कहा कि अजीत पवार जेल में होगा, तीसरे दिन वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन जाता है। आपकी एक गारंटी है मोदी जी की और बीजेपी की कि जो हमारे पास आएगा उसकी तरफ थानेदार भी नहीं देखेगा, ये गारंटी वो है। दूसरा ये है कि धन बल भी है, और कहीं रिश्तेदार भी कोई कारोबार करते हैं, जरूरी नहीं कि मैं साफ सुथरा हूँ किसी को पकड़ लेंगे, तो वो उससे जो है वो परेशानी पैदा करते हैं। लेकिन एक चुना हुआ आदमी, मुझे बाकी तो ठीक है, चुना हुआ आदमी दल बदलता था, आज तक ये सुना था। मध्य प्रदेश और कर्नाटका ने वर्ल्ड का इतिहास इन्होंने पैदा किया कि चुने हुए हमारे एमएलए सरकार गिरा के विपक्ष में जाते हैं, फिर टिकट लेते हैं, फिर चुनाव लड़ते हैं, गारंटी नहीं कि जीतेंगे हारेंगे। तो ये कौन सा तरीका? इसमें आप मुझे बताओ कि भाई अगर आप यही इनकरेज करने आए थे, जिसको हम मंत्री नहीं बना सके आप उसको खरीद लेंगे, भगा लेंगे, तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ बचेगी? जो तमाशा डेमोक्रेसी का इन्होंने दिया, जो नमूना इन्होंने दिया, मुझे खतरा है कि ये डेमोक्रेसी बच नहीं सकती। आज तो हर आदमी के ऊपर वर्कर शक करता है कि कल मेरा लीडर किस जमात में होगा। तभी खड़गे साहब कहते हैं कि 2024 आखिरी मौका है, अगर आपने बीजेपी को नहीं हराया तो लोकतंत्र भी नहीं रहेगा, और आने वाले दिनों में रशिया की तरह यहाँ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जी। चीफ जस्टिस इतना पावरफुल आदमी है, विनोद जी, मैं खुद डरा हुआ हूँ कि भी आपको किसी नहीं, हमें क्या कहना है उनको पता है, इससे लेंगे क्या इस फकीर से। मेरे पास, मैं जो कहता हूं कि भाई चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट फैसला करे। ये कौन सी बात है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष चीफ जस्टिस वहां बैठेंगे और आप पार्लियामेंट में बिल पास करके निकालते हो और मीडिया में चर्चा नहीं। आपने भी अपने काम नहीं वो छोड़ो, मुझे दुख यह है कि मीडिया में चर्चा नहीं, डिबेट नहीं। सुप्रीम कोर्ट की कहां ये कौन सी बात है? वो तो मुझे ये बताइए कि आज मीडिया को भी फिक्र नहीं कि कल हम किस हालत में होंगे। मुझे ये फिक्र नहीं, मुझे ये फिक्र है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। ये वर्स्ट नमूना है डेमोक्रेसी होस्टेज रख के जब तक आप चला सकेंगे। आप सारे मुद्दे, संविधान कहता है धर्म का इस्तेमाल नहीं करना, आप खुले खुले जो है वो मूर्तियां बांटेंगे, चावल बांटेंगे, आप सब कुछ करेंगे चुनाव से पहले और किसी को नहीं मानेंगे, तो वो जब तक लोग उसमें आते रहेंगे। देखिए जो बातें इन्होंने किए थे, हमने वही बताया कि इनका अपने वादों का रिकॉर्ड क्या है। किसान मरता है, बेरोजगार मरता है, और कुली की नौकरी करता है, एमफिल पीएचडी, रेलवे में पीएन की नौकरी के लिए दरखास्तें देता है। तो इसको नहीं देखना चाहिए कि सिर्फ हम पूजा को और पाठ को ही करते रहेंगे। अपने बच्चों के लिए, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए हमको फिक्रमंद होना चाहिए कि देश में मौके नहीं है। अमीर तरीन लोग जो है हर साल भाग रहे हैं हिंदुस्तान से जी। तो डर रहे हैं इस देश के माहौल से। आज वहाँ पंगा हो गया लुधियाना में, आप देखिए
किस किस्म के भड़काऊ भाषण दे करके आप वोट तो ले लेंगे, लेकिन ये देश में भिन्नताएं इतनी हैं कि ये किसी वक्त लावा जो है वो कहीं और ले जाएगा। इसलिए हम ये कहते हैं, हमने उनकी विफलताएं बताई, उन्होंने हमारी बनाने की कोशिश की, लेकिन अब जनता जनार्दन है, फैसला वो करेगी। कहा जा रहा है कि कल हो सकता है ये राम मंदिर पर चर्चा करवाएं, क्या ये भी एक ये कौन सा चर्चा का मसला है? राम को आप भी पूछते हैं, हम भी पूछते हैं, हर भगवान को पूछते हैं। प्राण प्रतिष्ठा में जाते नहीं ना फिर। प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी को अधिकार नहीं था, प्राण प्रतिष्ठा करते। शंकराचार्य जो अकाल तख्त का हुक्म सबको मानना होता है, शंकराचार्य सनातन में हमारे लिए अकाल तख्त है, और उनका सम्मान नहीं करते। अधूरे मंदिर का निर्माण उन्होंने कर दिया, कोई इसने विरोध नहीं, ठीक है आप करिए, हमने तो नहीं रोका। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, उसका शिलान्यास किसने किया था? कांग्रेस ने किया था। रामलला किसने रखा था? कांग्रेस ने किया था। लेकिन ये सुन के मुझे बर्दाश्त नहीं होता कि राम मंदिर टेंट में थे राम जी और उनको मोदी जी हाथ पकड़ के तो मंदिर में ले गए। अगर वो भगवान है तो यहाँ भी हैं, वहाँ भी हैं, हर जगह हैं। वो वनवास से तो सुना था कि आगे थे वापस, लेकिन ये कुछ समझ में नहीं आता कि लोग भी देखते जाते हैं कि कोई शख्सियत ऐसी आई जो राम जी से बड़ी थी और उनको टेंट से लेकर के वहाँ मंदिर ले गई। ऐसा भी लोग सुनते हैं तो उनको मुबारकबाद है। हम तो राम जी को अंदर, दिल के अंदर और अपने तरीके से सारे पूजते हैं भगवान को। आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि कुमार बिरला मंगलम ने 2013 में प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी जिसमें कहा था कि मैं प्रेफर करूंगा इंडिया में ना इन्वेस्ट करते हुए ब्राज़ील और इंडोनेशिया में इन्वेस्ट करूँ। वो किसी इंडिविजुअल ने किस भाव में किस उसमें कहा, मैंने तो नहीं पढ़ा, मैं उसको जानकारी दूंगा, लेकिन उन्होंने कहा होगा अपने जिस किस्म के हालात हम पैदा कर रहे हैं, एक दहशत का माहौल से, जिससे सबसे अमीर तरीन लोग जो कि देश में रहने चाहिए, हाईएस्ट रिच पीपल, उनका जो डाटा आता है वो देखा करो विनोद जी, कितने लोग भारत छोड़ के विदेश चले गए परमानेंटली बसने के लिए। उससे देश को नुकसान हो रहा है, छवि गिर रही है। थोड़ा सा सवाल और ले लूँगा। कहा है कि उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस या इंडिया अलायंस 40 सीटें ले ले। चलिए, वो जो भी कहे, हमारी विचारधारा रहेगी, मूवमेंट रहेगी, सिर्फ इसी से नहीं है, सीटों से। हम अपनी विचारधारा, सोच और वो अनेकता में एकता का जो नारा दे करके देश को आज़ाद करवाया और इतनी देश कामयाब डेमोक्रेसी रही, उस पर चलते रहेंगे। सीटों की बात नहीं, ये तो 2 पे थे, 40 ज़्यादा है अभी। अगर 2 से ये 300 400 पार, जो तो उन्होंने कहा 500 पार करना चाहिए, क्योंकि आपके पास इलेक्शन की भी है, ईवीएम भी है, भगवान राम भी अगर आपके साथ है तो हम क्या कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में लेकिन लोग जवाब देंगे, मैं आपको कह रहा हूँ। जम्मू कश्मीर ये डरे हुए हैं। इंडिया अलायंस के पास अब 3 ही सीटें बची हैं। उमर अब्दुल्ला ने कह दिया कि हम उसी पर चर्चा करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी ने जीती। चलो, वो 3 सीटें तो हमारे, उन्होंने कहा इंडिया अलायंस की सीटें हैं जी। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस की 3 सीटें इस वक्त हैं, 3 हमने हारी हुई हैं। चर्चा तो होगी कि 6 की 6 कैसे जीते, तो उसमें आ जाएगा कि आज वो कौन पार्टी जीत सकती है। हमने कहा कि इंडिया अलायंस का जीतना सबसे अपरमोस्ट क्राइटेरिया है, उसमें जो जीत सकता है उसी को देनी चाहिए। और यहाँ कहीं समीकरण बदल गए तो दूसरी पार्टी अगर जीत सकती है वो विचार भी होगा। यहाँ कहीं चौथी सीट पे वो जीत सकते हैं तो वो भी विचार हो सकता है। हमने कहा ना इंडिया अलायंस वो 3 पे क्यों महदूद है, वो चौथी भी हो सकती है जिसमें हो सकता है वो जीत सकते हो। तो इसलिए आप लड़ाई मत लगवाओ, अभी हम इकट्ठे हैं। लेकिन यह है कि इसका भाव दूसरा मत समझो। तो जब ये बात हाई कमांड ग्रुप के साथ होगी तो सारे अलायंस पार्टनर कम से कम इकट्ठे तो है ना। शुक्र है कि कहीं किसी को भारत रत्न नहीं दे दिया, तो अगर क्या कोई और रास्ता नहीं निकाला, तो इसलिए हम इकट्ठे हैं, कोशिश करेंगे। क्योंकि ये जंग, जैसे खड़गे साहब ने कहा और महसूस कर रहे हैं कि जब हम चीफ जस्टिस इंडिया की हैसियत नहीं तो हमारी हैसियत नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।